Hello students, good morning everyone. Welcome to BOD class 6th semester FGT final year. जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यूनिट 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम कर रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़े थे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, उसमें उसके बाद फिर हमने फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखा। जैसे कि आपको पता है 1 या 2 दिन में आपको गुड न्यूज़ मिली गई होगी कि आपके पेपर होने वाले हैं जुलाई के लास्ट वीक में। जुलाई के लास्ट वीक में आपके पेपर होने वाले हैं। उसमें आपके पेपर ऑनलाइन माध्यम से होंगे, ऑनलाइन माध्यम से और ऑब्जेक्टिव टाइप से होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप से कैसे होंगे आप सभी को पता ही है कि एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे। उन 4 ऑप्शन में से आपको एक चूज़ करना है। बीटी बोर्ड ऑफ लखनऊ ने पहली बार ये टेक्नोलॉजी अपनाई है कि आप घर बैठे एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी आप किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल पे, लैपटॉप पे या टैबलेट पे या कंप्यूटर पे उस सॉफ्टवेयर या उस ऐप को इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत सरल हो गया और इससे आप चीटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। आपको मैं थोड़ा सा ध्यान दिला दूं, जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो आपके पास एक कम्युनिकेशन स्किल्स एक पेपर था फर्स्ट ईयर में। उस कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट ईयर के वाले पेपर में आपने 10 स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए होंगे जो MCQ आएंगे। ज़रूरी नहीं वो कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव ही, उसमें MCQ भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं। उस क्वेश्चन को इस तरह से मॉडरेट कर लिया जाता है कि वो आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। और कभी कभी लगता है कि वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, आउट ऑफ कोर्स नहीं होते लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। ये आपके लिए पेपर ऑनलाइन होना और ऑब्जेक्टिव तरीके से आसान बात नहीं है। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी आपको पहले 5-5 नंबर के क्वेश्चन मिलते थे। आप उन 5-5 क्वेश्चन के नंबर को अटेंड करते थे, उसमें लिखते थे, आपको 2 या 3 नंबर उसमें से जरूर मिलते थे। आपको मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में आपको ये भी बताया कि BOD एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना लिखोगे आपके मार्क्स उतने ही अच्छे आएंगे। तो सर यहाँ पर तो लिखने वाली बात ही नहीं हुई, यहाँ पे तो ऑप्शन चूज़ करने वाली बात हो गई, तो हमारे मार्क्स कैसे बने? तो सभी छात्रों को मैं बता दूँ आपके लिए ये कठिन पड़ाव है, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मैं भी प्रयास करूँगा कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तैयारी करवा सकूँ। इस वीडियो लेक्चर के साथ साथ मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको करवा दूँ, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है अब आपके पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव टाइप तरह के क्वेश्चंस में ही आपका पेपर होगा। जुलाई में पेपर हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका अगस्त तक रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, 31 अगस्त तक, और आप एक अच्छी नौकरी के लिए अप्लाई कहीं कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए क्या एस्टिमेट करना चाहिए, क्या उसकी कॉस्टिंग होनी चाहिए,
इस बारे में हमने निर्णय लेना है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि although estimating and costing both are required to decide the price of product, even then the two are different as explained below। कि जो एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग है में दोनों के दोनों रिक्वायर्ड दोनों की ज़रूरत होती है डिसाइड करने के लिए कि इस प्रोडक्ट की प्राइस कितने हैं, इस प्रोडक्ट के प्राइस कितने हैं, इसमें कितनी लागत आई है, इसमें क्या क्या यूज हुआ है, इसकी कॉस्टिंग कितनी होगी, क्या क्या लागत आई, एस्टीमेट क्या क्या हुआ और इसकी कॉस्टिंग कितनी हुई। बाद में वो डिसाइड होता है कि ये प्रोडक्ट इतने का आप सेल करेंगे। हमने यहाँ पे दो डिफरेंट एक्सप्लेन किए हैं नीचे, वो आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला है फर्स्ट पॉइंट, एस्टिमेशन इज़ एम्ड टू कैलकुलेट द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। निर्माण शुरू होने से पहले उत्पाद की संभावित लागत गणना करना। बिफोर द मैन्युफैक्चरिंग, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर करने से पहले उसकी जो वैल्यूएबल कॉस्ट है या प्रोबेबल कॉस्ट है वो पता कर लेना, कैलकुलेट कर लेना एस्टिमेटिंग का पॉइंट है। बिफोर द मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट्स एंड while costing is the determination of actual cost of the product by adding various elements of the expense ensured। एस्टिमेटिंग मतलब क्या समझाया मैंने यहाँ पर आपको कि उस प्रोडक्ट को बनने से पहले उसकी संभावित लागत जो हुई हमारे इसमें उत्पाद बनाने में, निर्माण होने से पहले ही उसकी गणना कर लेना, उसका अनुमान लगा लेना एस्टिमेटिंग कहलाता है, एस्टिमेशन कहलाता है। यदि बात करें हम कॉस्टिंग की, लागत की, तो लागत उसे कहते हैं जो विभिन्न तत्वों को जोड़कर किसी उत्पाद की वास्तविक लागत का निर्धारण किया जा सकता है। कि डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, हम एक एक्चुअल कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट की निकाल सकते हैं। उसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स हमने खर्च करे हैं, जोड़े हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। एस्टिमेशन रिक्वायर ए हाईली टेक्निकल नॉलेज। आंकलन करने के लिए एक उच्च तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। हैंस एन एस्टिमेटर इज बेसिकली एन इंजीनियर। इसलिए एक अनुमानक मूल रूप से एक इंजीनियर होता है। एस्टिमेटर मतलब फाइंड करना, एस्टिमेशन एक इंजीनियर के द्वारा होता है। एंड कॉस्टिंग रिक्वायर द नॉलेज ऑफ अकाउंट, और लागत फाइंड करने वाले को अकाउंट्स का ज्ञान होना आवश्यक है। एंड देयर फॉर कॉस्टिंग इज डन बाय अकाउंटेंट, और इस तरह के लेखाकार को हम लागत का भुगतान किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि एस्टिमेशन रिक्वायर्स ए हाईली टेक्निकल नॉलेज। आंकलन के लिए एक अच्छी टेक्नोलॉजी, एक अच्छी इंजीनियरिंग की पढ़ाई ज़रूरी है। और एक कॉस्टिंग फाइंड करने के लिए एक अच्छे अकाउंटेंट की आवश्यकता है। यहाँ हमने दो डिफरेंस पढ़े कि एस्टिमेशन किसी के जो प्रोबेबल वैल्यू है बिफोर द मैन्युफैक्चर्स, किसी भी प्रोडक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेना कि कितनी इसमें लागत लगेगी, उसे हम एस्टिमेशन कहते हैं। और उस प्रोडक्ट में लगने वाले तमाम चीज़ों को का हिसाब लगा लेना, लागत लगा लेना कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी होगी, उसे हम कॉस्टिंग कहते हैं।
बात आया एस्टिमेशन वाला पॉइंट कि एस्टिमेशन के लिए एक हाई टेक्निकल, हाई इंजीनियर की नॉलेज होना आवश्यक है और एक कॉस्टिंग फाइंड करने के लिए एक अकाउंटेंट होना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि एस्टिमेशन फोरकास्ट अबाउट द प्रोबेबल कॉस्ट एंड हैंस one can known before the manufacture that the manufacturers of the product shall be probable or not। संभावित लागत के बारे में अनुमान लगाना और इसलिए किसी को निर्माण से पहले पता चल सकता है कि उत्पाद का निर्माण लाभदायक होगा या नहीं। एस्टिमेशन हम क्यों कर रहे हैं एस्टिमेशन? बताओ स्टूडेंट्स, क्यों कर रहे हैं हम एस्टिमेशन क्यों कर रहे हैं? सपोज़ करो आप एक ट्रिप पे जा रहे हो घूमने के लिए, तो उस घूमने वाले ट्रिप पर जाने से पहले आप एक प्लानिंग करते हैं। जो प्लानिंग वर्ड है ये एक एस्टिमेशन से जुड़ा हुआ है। एस्टिमेशन से कैसे जुड़ा हुआ है सर? एस्टिमेशन से ये जुड़ा हुआ है कि आप वहाँ पे प्लानिंग करते हैं कि हम वहाँ पर जाएंगे, हम वहाँ पर जाएंगे, हम घूमने यहाँ पर जाएंगे, गाड़ी में इतना खर्च होगा, घूमने में इतना खर्च होगा, होटल पर इतना खर्च होगा। तो एस्टिमेट लगा लेते हैं कि हमारा 20,000 रुपये में टोटल खर्च हो जाएगा। तो 20,000 रुपये में हम इस जगह ना जाके हम 10,000 रुपये में इससे छोटी जगह पर जाएंगे, जहाँ पर हमारा टाइम, समय कम लगेगा और हमें आनंद आएगा। तो हमने एक एस्टिमेशन लगा लिया कि हमारा 20,000 रुपये खर्चा वहाँ पर आ रहा और 10,000 वहाँ आ रहा। हमें घूमने में वहाँ से अच्छा जो हमारा 10,000 वाला खर्चा आ रहा है वहाँ पर मज़ा ज़्यादा आएगा। तो वही एक बात मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि संभावित लागत जो हम लगा रहे उसका पहले ही अनुमान लगा लेना और उससे यह पता कर लेना कि मैन्युफैक्चर्स होने के बाद, उत्पाद होने के बाद ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं, इसका पता लगा लेना। एंड वेदर वन शुड मैन्युफैक्चर इट और नॉट, बट किसी को इसका निर्माण करना चाहिए या नहीं, कि हमें ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए या नहीं, बट कॉस्टिंग टेल आफ्टर द मैन्युफैक्चर अबाउट द प्रॉफिटेबल्स ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन लागत उत्पाद के लाभ बारे में निर्माण के बाद बताती है। जो हमारी कॉस्ट है, जो हमारी कॉस्टिंग लग रही है, वो हमेशा मैन्युफैक्चर्स के बाद ही पता लगता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या नहीं है एक्चुअल में। अब आता है आपका पॉइंट प्रोसीजर्स फॉर कॉस्टिंग। लागत के लिए प्रक्रिया। Actual expenditure incurred in various departments on different times are collected by the costing department। अलग अलग समय पर विभिन्न विभागों में किए गए वास्तविक व्यय को लागत विभाग द्वारा एकत्रित किया जाता है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर मतलब कि हमारा जो वास्तविक व्यय है वो अलग अलग डिफरेंट जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हुए, उन जो डिफरेंट विभागों में अलग अलग समय पे जो व्यय किया गया, जो एक्सपेंडिचर, जो खर्चा किया गया,
वो उन कॉस्टिंग ऑफ डिपार्टमेंट, उनकी कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स के द्वारा उन्हें एकत्रित किया जाता है, उनके लागत के द्वारा उन्हें एकत्रित किया जाता है। अब ये एकत्रित कैसे किया जाएगा, ये खर्च कैसे किए जाएंगे? द एक्सपेंडिचर आर देन कैटेगराइज्ड अंडर द फ्लोइंग मेन हेड्स। अब जो खर्च हुए वह हुए हमारे, उन्हें मुख्य प्रमुख अंतर्गत वर्गीकृत किया गया कि हमारी एक डायरेक्ट मटेरियल कॉस्टिंग लगेगी, प्रत्यक्ष सामग्री लगेगी, प्रत्यक्ष सामग्री लागत लगेगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लगेगा, वहाँ पर मजदूर लगेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड लगेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लगेगा और सेलिंग ओवरहेड लगेगा। अब वहाँ के जो खर्च हुए, जो एक्सपेंडिचर होगा, उसका प्रोसीजर कैसे रहेगा वो हमने यहाँ पे देखा। वो डिफरेंट स्टेप में होगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी लग रही है वो चेक करी जाएगी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मतलब आप कभी कोई प्रोडक्ट है उसका मैन्युफैक्चर्स कर रहे हैं, उसका मैन्युफैक्चर्स करने पे आपको कितना खर्च लगेगा उसकी कॉस्ट को फाइंड कर लें। उसके लिए हमें लेबर भी लगेगी और उस लेबर के लिए क्या कॉस्ट आएगी उसका भी हमें हिसाब लगाना होगा। फैक्ट्री ओवरहेड भी होंगे, फैक्ट्री के खर्चे भी होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट होगा उसके भी खर्चे होंगे, और सेलिंग ओवरहेड, और जब हम अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे वहाँ पे भी खर्चा आएगा। सेलिंग ओवरहेड का मतलब जब आप अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो उसकी सेलिंग्स में जैसे एडवर्टाइजमेंट होगा, मटेरियल्स आपके लगेंगे, जैसे उसका आपको एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, तो ओवरहेड इसमें बेचना लगेगा। अब आता है आपका कॉस्टिंग मेथड। कॉस्टिंग मेथड लागत के तरीके। अब आपने जो लागत लगाई है, अब तो हमने लागत लगा दी, प्रोसीजर ऑफ कॉस्टिंग देख लिया। अब हमने ये लागत लगा ली है, अब इस लागत को अपने द्वारा कैसे प्राप्त करा जाए इसके बारे में हम क्या मेथड पढ़ेंगे इसका। Costing method to be followed in a particular enterprise depends upon। जो कॉस्टिंग मेथड है वो एंटरप्राइज पे डिपेंड करता है। कैसे करेगा कि नेचर ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के नेचर पे कि उसका नेचर कैसा है, क्लास ऑफ प्रोडक्ट बीइंग मैन्युफैक्चरिंग, quantity of good product, the wage of workers employ and paid, the system of payment। हम देख रहे हैं यहाँ पर कॉस्टिंग मेथड, लागत के तरीके। लागत के तरीके कैसे कि किसी विशेष इंटरप्राइज में लागत की जाने वाली विधि इन नियमों पर निर्भर करती है। किन पर? उद्योग की प्रकृति पर, नेचर ऑफ इंडस्ट्री, निर्मित उत्पादों का वर्ग, क्लास ऑफ प्रोडक्ट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, किन किन प्रोडक्टों से मिलके हमारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, माल उत्पादों की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ गुड प्रोडक्ट, भाई क्या क्या आपने उसमें अच्छी मात्रा लगाई है, अच्छी क्वांटिटी लगाई है,
जिससे आपका प्रोडक्ट तैयार हुआ, और नियोजित श्रमिकों के वेतन और भुगतान की प्रणाली का भुगतान किया हो कि द वेजेज ऑफ वर्कर, जो रोज़मर्रा के काम करने वाले आदमी हैं उनको किस सिस्टम से आप पेमेंट दे रहे हैं, तो कॉस्टिंग मेथड के अंदर आता है। हाउ एवर द फ्लोइंग may be considered to be the important method of costing। निम्नलिखित लागत के महत्वपूर्ण तरीके माने जा सकते हैं, जैसे मल्टीपल कॉस्ट हो सकती हैं, हमारी जॉब कॉस्ट हो सकती हैं, डिपार्टमेंटल कॉस्ट हो सकती हैं, और यूनिट कॉस्ट हो सकती हैं, प्रोसेस कॉस्ट हो सकती हैं, और ऑपरेटिंग कॉस्ट हो सकती हैं। कईयाँ लागत, नौकरी की लागत, विभागीय लागत और इकाई लागत, और प्रक्रिया लागत और परिचालन लागत। इस तरीके से कई सारे तरीके हैं, कई सारे मेथड हैं जिन्हें आप मेथड ऑफ कॉस्टिंग में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप स्टूडेंट्स स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कॉस्टिंग के अंदर मैं ये डिफरेंट टॉपिक्स आपके यहाँ अंदर कवर कर रहा हूँ कि कॉस्टिंग मेथड कौन कौन से हैं, जैसे जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ये सभी मेथड भी हैं, टेक्निक भी हैं। इस वीडियो लेक्चर्स में हम यहाँ पे ये डिस्कस करने जा रहे हैं। To get the notification when I upload my next video, right? तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉस्टिंग को जानने से पहले जरा देख लेते हैं कॉस्ट। हमने कॉस्ट डिस्कस किया था ना। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट मतलब होता है लागत। किसी भी प्रोडक्ट को बनने में जितनी लागत लग रही है, ठीक है, जो भी एक्सपेंडिचर लग रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। ठीक है। उसके बाद हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में देखा था। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट रिलेटेड डेटा को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, ये सारे काम हम किसमें करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है। तो हमने कॉस्ट पढ़ लिया, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लिया, अब आया कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्टिंग वो टेक्निक है, वो प्रोसेस है जिससे हम कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग का जब हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था तब हमने देखा था ना, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट को डिटरमाइन करना। बट वो डिटरमाइन कैसे करेंगे? कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम कॉस्टिंग से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो कॉस्टिंग क्या है? द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टनिंग कॉस्ट। कॉस्ट को डिटरमाइन करने की जो टेक्निक है, जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड कॉस्टिंग। इसी को कॉस्टिंग कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर अभी जितने भी हम 8 टाइप की कॉस्टिंग के मेथड डिस्कस करने वाले हैं, उन सारे ही मेथड्स का जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, जो बेसिक सिद्धांत है, दैट इज सिमिलर, वो सेम है। बस केवल मेथड ऑफ एनालाइजिंग या जो कॉस्ट को प्रेजेंट करने का जो मेथड है वो डिफर कर रहा है इन सारे ही मेथड्स में, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट जो बेसिक प्रिंसिपल है वो इन सारे ही मेथड्स में कॉमन है कि हम इन सारे ही मेथड से कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं। ओके, चलिए। When production is not highly repetitive and in addition consists of distinct job, or load so that material and labor cost can be identified by order number. सबसे पहला जो हम कॉस्टिंग का मेथड आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज जॉब कॉस्टिंग। को डिटरमाइन करने का वो मेथड है जो यूज किया जाता है व्हेन देयर इज अ डिस्टिंक्ट जॉब। जब एक यूनिक, एक डिस्टिंक्ट जॉब, एक सेपरेट जॉब परफॉर्म किया जा रहा हो, ठीक है, जहां पर प्रोडक्शन रिपीटेटिव ना हो, यानी हर बार सेम प्रोडक्ट ना बन रहा हो, हर बार एक
एक यूनिक प्रोडक्ट, एक डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट बन रहा हो, ठीक है, डिस्टिंक्ट जॉब परफॉर्म की जा रही हो, तो वहाँ पे जो हम मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज़ करते हैं दैट इज़ जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। और बेसिकली इस मेथड, ये जो जॉब कॉस्टिंग मेथड है ना, ये यूज़ किया जाता है जैसे अगर कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाना है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाना है, या फिर कोई स्पेशलाइज कोई इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाना है, तो वहाँ पर हम इस जॉब कॉस्टिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है। और जितने भी मटेरियल के कॉस्ट आ रही है, जितनी भी लेबर की कॉस्ट आ रही है उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने में, वो उस जॉब पर हम चार्ज करते हैं जॉब कॉस्टिंग में। जॉब कॉस्टिंग के जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी तब आप देखिएगा जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, जो भी पर्टिकुलर जॉब होता है ना, उसका एक जॉब नंबर दिया जाता है, जैसे जॉब नंबर शायद 100 या जॉब नंबर 101 या जॉब नंबर 102। तो जितने भी डिस्टिंक्ट जॉब, जो डिफरेंट जॉब परफॉर्म की जाती है, उनको एक नंबर दिया जाता है और हर जॉब का एक अकाउंट बनाया जाता है, और उस जॉब को परफॉर्म करने में जो भी मटेरियल का खर्चा आ रहा है, जो भी लेबर का खर्चा आ रहा है, वो उस जॉब पर चार्ज किया जाता है और फिर वहाँ से उस पर्टिकुलर जॉब। स्टूडेंट्स, कहने वाली बात ये है कि जॉब कॉस्टिंग मीन्स होता है नॉट हाईली रिपीटिव, कोई भी जॉब रिपीट नहीं होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट जॉब होनी चाहिए, और जो भी मटेरियल उस जॉब में लग रहा है, जो भी लेबर का खर्चा उसमें लग रहा है, जो आपके जॉब बनाई है उसमें ऐड कर लिया जाता है। द मेथड ऑफ जॉब कॉस्टिंग इज़ यूज्ड, और इसका एक आइडेंटिफाइड एक नंबर दे दिया जाता है, इसका एक नया अकाउंट तैयार कर लिया जाता है। तो प्लांट मेकिंग स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, कभी किसी कस्टमाइज जॉब बनाने के लिए जॉब कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं। कॉस्ट निकाली जाती है, ठीक है। तो दिस इज जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग कब यूज करते हैं, जब कस्टमाइज प्रोडक्ट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिस्टिंक्ट जॉब परफॉर्म करके प्रोडक्ट बनाया जा रहा हो, ठीक है, जहाँ पे रिपीटेटिव टास्क ना परफॉर्म किया जा रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो कॉस्टिंग का मेथड यूज किया जाता है दैट इज जॉब कॉस्टिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले तो होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ बिग जॉब। जो बड़े जॉब होते हैं ना, जो बड़े टास्क होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे शिप बिल्डिंग का काम है, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, या हाईवे बन रहा है, डैम बन रहा है, तो ये क्या है, बड़े बड़े जॉब्स है, बिग जॉब्स है। तो बिग जॉब इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसी को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकालनी है तो हम इस मेथड को यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। ये मेथड तब यूज किया जाता है व्हेन डिफरेंट साइट्स पे लार्ज स्केल में कॉन्ट्रैक्ट कैरी आउट हो रहा हो, ठीक है। जब डिफरेंट साइट्स पे यानी डिफरेंट लोकेशन पे जब काम, बड़े बड़े लार्ज स्केल पे कॉन्ट्रैक्ट कैरी ऑन हो रहा हो, तब हम इस मेथड को यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है और ये जो जॉब कॉस्टिंग है ना, बोथ आर सिमिलर। इनका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम है। बस जॉब क्या है, जॉब इज ए स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई छोटा कॉन्ट्रैक्ट हो तो हम उसे जॉब कहते हैं, और कोई बड़ा जॉब हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यही देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है पहली लाइन में, कॉन्ट्रैक्ट इज अ बिग जॉब। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो बड़े जॉब होते हैं उन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और जो छोटे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उन्हें हम जॉब कहते हैं। तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये जॉब और कॉन्ट्रैक्ट काफी कुछ सिमिलर है, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल दोनों का सेम है, बस इनका जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा डिफर करता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब बड़े काम, जो कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, ठीक है, और जो छोटे काम होते हैं उन्हें हम जॉब कहते हैं। और ये जो जॉब या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, इनको हम टर्मिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इनको हम टर्मिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में पूछा जाता है टर्मिनल कॉस्टिंग क्या होती है। तो आपको जॉब और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो पता है, बट आपने टर्मिनल कॉस्टिंग नहीं सुना है, तो आप नहीं आंसर कर पाएंगे। तो ये जो जॉब या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, इनको हम टर्मिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट जो कॉस्टिंग का मेथड है दैट इज कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग मेथड। तो ये जो कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग मेथड है, जनरली वहां पे यूज किया जाता है जहां पे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही हो, ठीक है। सबसे पहले तो जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें दो पार्टीज होती हैं, पता होगा, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं। कौन कौन सी, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर और एक होता है कॉन्ट्रैक्टी। इनके बीच में अग्रीमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट में,
ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्टर कोई भी टास्क देता है या कोई भी सर्विस रेंडर करने के लिए का काम देता है कॉन्ट्रैक्टर को, और उसके बदले में कॉन्ट्रैक्टर को क्या होता है, उसका जो भी अमाउंट है, जो भी उसके सर्विस की जो भी चार्जेस हैं वो पे किए जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर वो काम करके कॉन्ट्रैक्टी को देता है। ठीक है, तो जनरली गवर्नमेंट जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टी हो, ठीक है, गवर्नमेंट जहाँ पे काम दे रही हो, गवर्नमेंट जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टी हो, वहाँ पे ये मेथड यूज किया जाता है, कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग मेथड। तो कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग मेथड में जहाँ पे इसका नाम क्या है, कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग, यानी कॉस्ट में कुछ जोड़ा जा रहा है, प्लस किया जा रहा है। तो बेसिकली ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे बिसाइड्स कॉस्ट के अलावा एक अग्रीड सम या परसेंटेज भी पे किया जा रहा हो कॉन्ट्रैक्टर को टू कवर द ओवरहेड्स एंड प्रॉफिट और ओवरहेड को कवर करने के लिए कॉस्ट के अलावा कुछ एक परसेंटेज या कुछ एक सम भी पे किया जाता है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को। वो जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग होता है ना, उसको कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये जो यमुना एक्सप्रेसवे है, इसमें भी ये क्या था, कॉन्ट्रैक्ट था, एक हाईवे बनाना था, एक बड़ा टास्क था, तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट था। इसमें कॉन्ट्रैक्टी कौन था, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टी थी, गवर्नमेंट ने काम दिया कि हाईवे बनाना है। वहां पे कॉन्ट्रैक्टर कौन था, कॉन्ट्रैक्टर था जेपी। ठीक है, तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे दो पार्टीज हो, और वहां पे कॉन्ट्रैक्टी जो गवर्नमेंट है उसने जो भी कॉस्ट इनकर हो रही है उस हाईवे को बनाने में, ठीक है, वो कॉस्ट के अलावा अगर अग्रीड सम या एक परसेंटेज भी पे किया जा रहा हो कॉन्ट्रैक्टर को, ताकि जो भी ओवरहेड्स हैं, जो भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं और जो भी प्रॉफिट है उसको कवर कर सके कॉन्ट्रैक्टर, तो उस मेथड ऑफ कॉस्टिंग को कहते हैं कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग मेथड। यानी कॉस्ट में कुछ प्लस हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। तो क्या ऐड हो रहा है, कुछ अमाउंट, ताकि ओवरहेड और प्रॉफिट को कवर किया जा सके। तो इस टाइप का जो मेथड होता है ना, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग मेथड। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड इज बैच कॉस्टिंग। बैच मतलब क्या होता है, बैच मतलब ग्रुप, यानी या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं लॉट। तो बैच कॉस्टिंग मेथड वो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जहां पर प्रोडक्शन बैचेस में हो रहा हो, ग्रुप में हो रहा हो, लॉट्स में हो रहा हो। ठीक है, तो वहां पर अगर आपको ग्रुप की कॉस्ट निकालनी है तो हम ये मेथड यूज करते हैं, बैच कॉस्टिंग मेथड। ठीक है, जहाँ पे एक प्रोडक्ट की कॉस्ट ना निकाल के, जहाँ पे आपको ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी हो, एक लॉट ऑफ प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी हो, तो हम बैच कॉस्टिंग यूज करते हैं। ओके, बैच कॉस्टिंग जनरली वहां पे यूज किया जाता है जहाँ पे आइडेंटिकल, एक लॉट में आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बन रहे हो। ठीक है, तो वहां पे हम बैच कॉस्टिंग यूज करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो मेडिसिन बन रही होती हैं, जो प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, वो बैचेस में बन रहे होते हैं। एक एक मेडिसिन नहीं बन रही होती है, वो बैचेस में, लॉट्स में बन रहे होते हैं। तो वहां पर हम पूरे बैच की जो कॉस्ट, पूरे लॉट की जो कॉस्ट निकालते हैं ना, वो हम इसी मेथड को यूज करके निकालते हैं, बैच कॉस्टिंग मेथड। चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं, दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो वहां पर अगर आपको हर स्टेज पे अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर फाइंड आउट करना है हर एक स्टेज की, तो वहां पर जो हम मेथड यूज करते हैं दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, जहां पर प्रोडक्ट जो है कई प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3, कई स्टेजेस से गुजर करके रॉ मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्ट होता हो। ठीक है, ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जो कई स्टेजेस से गुजर के फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता हो, तो वहां पे अगर आपको हर स्टेज पे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, हर स्टेज का अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको फाइंड आउट करना है, तो उस केस में जो हम मेथड यूज करते हैं कॉस्ट को फाइंड आउट करने का, दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। उसको हम प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं, बाकी ये 4 स्टेजेस भी हो सकती है, 5 स्टेजेस भी हो सकती हैं, ठीक है, या 2 ही स्टेजेस भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। तो इस टाइप के मेथड में क्या होता है, वी प्रिपेयर अ सेपरेट अकाउंट, हम एक सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं फॉर ईच प्रोसेस। अगर ये जैसे एग्जांपल है कि ये प्रोडक्ट अगर 3 स्टेजेस से होके गुजरता है और फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो इस केस में हम यहाँ पे 3 अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अकाउंट P1, अकाउंट P2, अकाउंट P3, और इन तीनों ही अकाउंट में, इन तीनों ही स्टेज में जितना भी खर्चा हो रहा है वो इस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा।
जैसे जो अकाउंट P1 है उसमें जितना भी मटेरियल लगा, जितना भी लेबर लगा, जितने भी अदर एक्सपेंसेस लगे वो अकाउंट P1 में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और उससे हम फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टेज P1, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉस्ट को फाइंड आउट किया जाता है। ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग है जनरली केमिकल, जहाँ पे केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं या फिर पेंट मैन्युफैक्चर हो रहा है या कोई सोप या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पे ये मेथड यूज किया जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज यूनिट कॉस्टिंग, या जिसको आउटपुट कॉस्टिंग या जिसे सिंगल कॉस्टिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट मेथड ये है, नाम से ही खैर समझ में आ रहा है, यूनिट मतलब क्या होता है, यूनिट मतलब 1, ठीक है, सिंगल मतलब 1। तो ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग वहां पे यूज की जाती है जहां पर एक एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया जा रहा हो, ठीक है। आपको जहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी हो वहां पर वी यूज दिस मेथड, यूनिट कॉस्टिंग या सिंगल कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग मेथड, ठीक है। जहां पर प्रोडक्ट आइडेंटिकल बन रहा हो, सिमिलर प्रोडक्ट बन रहा हो, काफी क्वांटिटी में बन रहा हो, ठीक है, और जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉन्टिन्यूअस हो रही है, कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पर अगर आपको सिंगल प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड आउट करना है तो हम ये मेथड यूज करते हैं, यूनिट कॉस्टिंग या आउटपुट या सिंगल कॉस्टिंग मेथड। और ये बेसिकली उन इंडस्ट्री, ये स्टूडेंट्स यूनिट एंड सिंगल कॉस्टिंग है। इस मेथड का यूज वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर केवल आपको एक ही प्रोडक्ट तैयार करना हो, वेयर द प्रोडक्ट कैन बी एक्सप्रेड इन आइडेंटिकल क्वांटिटी यूनिट। जैसे कि आप ब्रिक्स हैं, आपका ईंट का भट्टा है, तो खाली आप वहाँ पर एक ही प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, केवल वहाँ पर एक ईंट ही तैयार हो रही है। जैसे कि आप सीमेंटिंग मैन्युफैक्चर, आप सीमेंट तैयार कर रहे हैं, जैसे कि आप पेंट मैन्युफैक्चरिंग, पेपर मिल मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पर पेपर ही तैयार हो रहा है, तो वहाँ पर एक सिंगल कॉस्टिंग के लिए यहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। ये कंटिन्यूअस टाइप का एक फैक्ट्री होती है, क्योंकि जहाँ ये टोटली अप्लाइड, मतलब यहाँ पर जो कॉस्टिंग है वो अप्लाइड की जाती है और वो चलती रहती है। अब आपके आता है स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, 7th पॉइंट। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड वेयर एक्सपेंस आर incurred for providing services। ठीक है। अभी तक हमने जितनी भी कॉस्टिंग के मेथड पढ़े वहां पर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, बट हमें सर्विस की कॉस्ट भी तो निकालनी हो सकती है, ठीक है। तो अगर सर्विस की कॉस्ट निकालनी हो तो जिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है। तो सर्विस कहाँ पे, जैसे सपोज करिए कोई बस कंपनी है या कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, ठीक है, या रेलवे कंपनी है, ठीक है, रेलवेज है, तो वहां पर अगर आपको जो भी रेलवेज या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या जो बस कंपनी है वो जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो अगर आपको उसकी कॉस्ट निकालनी हो तो हम जिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग को यूज करेंगे दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, जो टोटल एक्सपेंस इनकर हो रहा है उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने में, उस सर्विस को परफॉर्म करने में जो टोटल खर्चा आ रहा है उसको डिवाइड किया जाता है यूनिट से, ठीक है। कंपनी कोई भी एप्रोप्रिएट यूनिट डिसाइड करती है, डिपेंड करता है वो किस टाइप की कंपनी है, ठीक है। तो टोटल जो एक्सपेंडिचर आ रहा है, टोटल जो खर्चा आ रहा है, इसको हम यूनिट से डिवाइड करते हैं और फिर हम उस सर्विस की कॉस्ट निकालते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई बस कंपनी है तो बस जो कंपनी है उसे बस सर्विस प्रोवाइड करने में जो टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा है उसको किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करेंगे, तो इस सर्विस का कॉस्ट निकल के आएगा, ठीक है। तो ये किया जाता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है दैट इज डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग, ठीक है। डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, जब आपको किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो भी आउटपुट आ रहा हो, ठीक है, अगर आपको उसकी कॉस्ट निकालनी है तो हम ये मेथड यूज करते हैं डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग, ठीक है। ये मेथड वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे फैक्ट्री डिवाइडेड हो इनटू नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, जहाँ पे कोई भी फैक्ट्री कई डिपार्टमेंट में डिवाइड हो और आपको किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कॉस्ट ऑफ आउटपुट अगर फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो वहाँ पे इस मेथड को यूज किया जाता है डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं और उस डिपार्टमेंट के जितने भी खर्चे हैं वो उस अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। तो स्टूडेंट्स ये सभी हम कॉस्टिंग अपने इस वीडियो लेक्चर्स में देख चुके हैं कि जो कॉस्टिंग क्या होता है,
कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है? जॉब कॉस्टिंग में मैंने आपको बताया कि जहाँ पर सिंगल वे में एक कोई प्रोडक्ट तैयार होता हो और मतलब यूनिक प्रोडक्ट तैयार होता हो जिसका एक यूनिक कोड दे दिया जाए, एक पर्टिकुलर कोड देकर उसका या पर्टिकुलर बैच देकर उसका एक जॉब तैयार हो रहा है, उसे जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हमने पढ़ा कि जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कॉस्टिंग होती है, जैसे आप कोई ब्रिज तैयार कर रहे हैं तो वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है किसी कंपनी को, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गई है। कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग, अगर कॉस्ट के ऊपर एक और कॉस्टिंग तैयार करनी है तो आप यहाँ पर इस वाले मेथड को चूज़ कर सकते हैं। बैच कॉस्टिंग मीन्स होता है जब कई सारे ग्रुपों को एक साथ लगा के कॉस्टिंग करनी होती है तो बैच कॉस्टिंग होती है। प्रोसेस कॉस्टिंग होती है जब कहीं किसी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए डिफरेंट स्टेज से गुजरना पड़ता है, उसे हम प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होती है, और इस तरह से हमने यूनिट कॉस्टिंग पढ़ी है, सिंगल कॉस्टिंग भी बोलते हैं जिसे। और फिर हमने डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग पढ़ी है सबसे लास्ट वाली, जहाँ पर आपके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट हो तो आप डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग यहाँ पर पढ़ी है। आई होप ये आप सभी कॉस्टिंग आपको समझ में आए होंगे। चलिए देखते हैं अपना भी पुराना वाला वीडियो लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक था एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग वाला, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में हमने पढ़े थे यहाँ पर डिफरेंस उनके बारे में कि फर्स्ट डिफरेंस एंड सेकंड डिफरेंस एंड थर्ड डिफरेंस। फिर हमने प्रोसीजर ऑफ कॉस्टिंग पढ़ा था एंड फिर हमने मेथड ऑफ कॉस्टिंग पढ़ा। कॉस्टिंग मेथड जो कि मैंने आपको 1 बाय 1 ये सारे बताए हैं। और फिर इसके बाद आपको ये कहा था कि आपको एक मैं वीडियो लिंक इसके साथ शेयर कर दूँगा जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, फिर दोबारा से कहेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, द प्लानिंग, डायरेक्टिंग, मॉनिटरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजिंग। तो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी अच्छे से रखें आप, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है ऑब्जेक्टिव होने वाली है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मैं भी आपके इस वीडियो लेक्चर्स के बाद आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देना तैयार करूँगा, जिससे आपकी तैयारी एक पॉइंट पर पहुँचे जिसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स तैयार करें। तो आज के वीडियो लेक्चर्स में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।